हाय एवरीवन, क्या हालचाल। मैं हूं आपका अपना वही पुराना ऑगी सर, जिसे आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि 9th क्लास में सबसे ज्यादा व्यूज के साथ खड़ा कर दिया। जी हां, और हर सब्जेक्ट पर वो क्लैरिटी देने के बाद जिसकी वजह से स्कूल के टीचर्स भी उन लेक्चर्स को देखकर आपकी क्लास के पेपर और क्वेश्चंस तक डिसाइड होते थे। वही ऑगी एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच आ चुका है, पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ, बिना किसी ऑब्स्टेकल के आप लोगों को पढ़ाने। तो शुरुआत करते हैं नए सिरे की न्यू एरा ऑफ सोशल साइंस, जहां पर मैं आप लोगों को आपकी नई सोशल साइंस किताब में से पूरी वो सारी चीजें कराने वाला हूं जिनसे बनने वाले हैं क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन होगी बहुत मस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। आज का जो टॉपिक रहने वाला है आप सभी को पता है, फर्स्ट क्लास है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस, और वो भी वन शॉट में। पूरा लेक्चर कैसे करने वाले हो बेटा? वन शॉट में पूरा लेक्चर करने वाले हो। टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इसको मैं इतना लंबा खींचूंगा ही नहीं। सिलेबस को फटाफट खत्म करके नए तरीके से और ऐसी प्रिपरेशन लेके आऊंगा जिससे आपके एग्जाम में आप टॉप कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं। एक सीन है, इस सीन में एक इंसान है जो दूसरे महिला से बातचीत करते हुए नजर आ रहा है और उसके साथ कुछ फैमिली भी खड़ी है। इस सीन को इमेजिन कीजिए कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारे जो है ना, दिन भर में न जाने कितने लोगों से बातचीत, उनसे लेन देन और उनसे मुलाकातें होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम सोसाइटी में अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर इस सोसाइटी में सरवाइव करते हैं, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड ये सोशल एनवायरनमेंट हमारा बनाया हुआ है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज। यस, वी आर लिविंग इन एक्चुअली सोसाइटीज। हमारे ग्रुप होते हैं, हमारे कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं। हम जहां पर रहते हैं वहां पर हमारे लिंक होते हैं एंड वी डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। यस, हमारी शादियां एक दूसरे के बीच में होती हैं, हमारी रिश्तेदारियां एक दूसरे के बीच में होती हैं, हमारा खाना पीना एक दूसरे से होता है। हम किसी पे तो नौकरी के लिए डिपेंडेंट है, तो किसी पे बिजनेस के लिए डिपेंडेंट है, किसी पे कपड़े के लिए डिपेंडेंट है, तो किसी पे और चीजों के लिए डिपेंडेंट है। आवर लाइव्स आर शेप्ड बाय द एनवायरमेंट। यस, हमारी लाइफ जो वो एनवायरमेंट से इंपैक्ट करती है। कुछ लोग सर्दियों में रहना पसंद करते हैं तो उनके सर्दियों के कपड़े होते हैं, कुछ लोग गर्मियों में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग रेगिस्तान में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, पूरे एनवायरमेंट ने अपने हिसाब से लोगों की ड्रेस, उनका खाना पीना और उनका कल्चर डिसाइड किया हुआ है। एंड दैट इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न अस। यस, हम पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मीट आवर नीड्स, हम उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से भी चलते हैं जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। हर इंसान का अपना अपना नौकरी और खाने पीने का तरीका है। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ नहीं करता है, तो इस तरीके चलते हैं। एंड द ट्रेडिशन एंड आइडियाज पास डाउन थ्रू जनरेशन, और हमारे आइडियाज एंड जनरेशन जो है वो बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है। कैसे? जब जब हमारी जनरेशन बदलती है तो हमारे आइडियाज भी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन पास होते जाते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, ऐसे ही हमने प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जब सिल्क रूट पढ़ा था चाइना वाले साइड पे, तो हमने पढ़ा था कि कैसे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए डिसीज तक ट्रांसफर होती हैं, तो आइडियाज क्यों नहीं हो सकते। तो अभी तक हमने क्या समझा यहाँ पे, ह्यूमन सोसाइटी जो है, ह्यूमन की जो सोसाइटी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हमें एनवायरमेंट से भी लेना देना है, हमें हमारे इंस्टीट्यूशन से भी लेना देना है, हमें हमारी गवर्नमेंट से भी लेना देना है, हमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी लेना देना है, हमें हमारे ट्रेडिशन से भी लेना देना है, हमें हमारे कल्चर से भी लेना देना है, और हमें हमारे आइडियाज से भी लेना देना है। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। जब इन कनेक्शंस को हम देखते हैं, इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? देखिए, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड सोशल इज सोसाइटल एक्सपेरिमेंट, जहां पर हम किसी से कोई काम करते हैं, कभी किसी से कोई काम करते हैं। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा लाइफ भर चलता है। क्या आप एक इंसान के साथ जिंदगी भर रह सकते हो? क्या आप एक मोहल्ले में जिंदगी भर रह सकते हो? क्या आप एक ही काम जिंदगी भर कर सकते हो? क्या आप एक ही खाना जिंदगी भर खा सकते हो? नो। हमारे जो ये जो कनेक्शन है, किसी से लेना देना, किसी से खाना पीना, कोई नौकरी, कोई काम, ये सब बेसिकली एक सोसाइटल कनेक्शन है, और यही बेस बनता है सोशल साइंस का, which seeks to understand their intricate patterns and influences। इंट्रीगेट मतलब कॉम्प्लेक्स। आपको नहीं लगता कि हमारा किसी से कुछ, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं खाने जा रहे हैं, कहीं से कपड़े ला रहे हैं, कहीं पर घूम रहे हैं, किसी सरकार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है। यानी आपस में ना जाल सा, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये ऐसे। ग्लोबलाइजेशन भी तो इसी तरीके का है ना, वो भी तो एक फॉर्मेट ऑफ सोशल साइंस पे ही डिपेंडेंट है। तो ये बात है। इन सिंपल वर्ड, सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन की बनाई हुई है,
उसके सोशल रिलेशंस होते हैं जहां पे वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने अपने इंसानों के लिंक बनाता है, काम करता है, खाना खाता है, ये सब। तो सोशल साइंस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में कैसे जो है सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो यहां पर हम जो है बेसिकली लिंक्ड की स्टडी करते हैं, लिंक पढ़ाई देख रहे हैं। इट नॉट ओनली टेल्स व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, but it also explains why events occur, how people live together, how environment influence life, how government function, how economies operate, and how the past and present together shape the world. पुरानी चीजों को याद कीजिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई सोशल साइंस में देखो 4 आपको पता है डिसिप्लिन्स हैं जो आप आगे भी पढ़ने वाले हो। उन डिसिप्लिन्स में क्या है? ज्योग्राफी, यानी कि लोकेशन आपको सोशल साइंस बताती है, आपको हिस्ट्री पास्ट वो बताता है, इसके बाद सिविक्स आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये बताते हैं, और उसके बाद आती है हमारी क्या भाई साहब, इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आपकी बताते हैं। ये सब एवर चेंजिंग है, परमानेंट इनमें से कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी बदलती है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स स्टिल चेंजिंग। मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें हिमालयज 15 कितना बताया था मैंने, 5 mm इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ट्रांजिशन आया, चेंज आया, बिकॉज अर्लियर हमारे यहां पर जो सबसे मतलब ज्यादा प्राइमरी काम होता था वो एग्रीकल्चर होता था। फिर 100 ईयर्स में सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आई, फिर उसके अगले 100 ईयर्स में टर्शरी एक्टिविटीज आई। ऑल्दो ये बात सच है कि आज भी ज्यादा लोग खेतों में काम करते हैं क्योंकि बाकी 2 सेक्टर्स में वर्क नहीं है, बट ये सब एक्चुअल में सोशल साइंस का ही पार्ट है, जहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे पास्ट की हिस्ट्री हुई, उन बेस पे आज क्या चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पास्ट में क्या थी, आज क्या चेंजेस हो रही हैं, इवेंट्स कैसे बदलते हैं, आज स्ट्राइक करने के तरीके बदल गए हैं, आज प्रोटेस्ट करने के तरीके बदल गए, पहले अलग थे। ये सब कुछ पास्ट एंड प्रेजेंट का इंटीग्रेटेड जो लिंक्ड है, जो ये रिश्ता बना हुआ है फ्रॉम पास्ट टू द फ्यूचर, फ्यूचर टू प्रेजेंट, ये सब यही सोशल साइंस की स्टडी का बेस है। सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोले तो साइंस की बात करें, दे स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, साइंस इज ऑल अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, सोशल साइंस इज ऑल अबाउट ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल, ठीक है। सो सोशल साइंस फोकसेस ऑन सोसाइटी। सोशल साइंस में क्या आएगा? सोशल साइंस तो है, सोशली क्या होता है? सोसाइटी। क्या होता है सोशली? इंस्टीट्यूशन, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडियाज एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, जो मैंने आपको यहां पर भी बताया कि ह्यूमन सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी। एक कोई इलाका है, उसमें एक इंसान बाकी इंसानों के साथ कैसे रहता है, यही तो सोशल साइंस है कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, कैसे वो लोगों के साथ रिलेशन बना पा रहा है, यही सब कुछ सोशल साइंस है। आई होप यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन आवर सोशल वर्ल्ड, बट ऑल्सो व्हाई इट हैपेंस एंड हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों का भी पेपर लीक हुआ था, नीट का, सोशल इंपैक्ट था, ह्यूमन लाइफ से इंपैक्ट था, सोशल साइंस का ही पार्ट था, बिकॉज एक एग्जाम के लीक होने से बाकी की लोगों की या बच्चों की लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ा। एक इवेंट लीक का था, उस लीक इवेंट से बाकी की लाइफ कैसे इंटरकनेक्टेड थी, क्या इंपैक्ट आए, ये सब सोशल साइंस है। एक्चुअली सोशल साइंस आपको इस पूरी बुक के थ्रू जो इस साल सिलेबस आया है, ये आपको ना थोड़ा सा ना मोरल बेस्ड ज्यादा ले जाना चाहता है, एथिकल बेस्ड ज्यादा ले जाना चाहता है, बजाय कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जैसे लास्ट टाइम था ना, बहुत डिट्टो टाइप का सिलेबस होता था कि मतलब ये पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, ये पढ़ ली। नहीं, अभी इंसान की हमारी जो एथिक्स वैल्यूज है वो ज्यादा ऊपर रखी गई हैं इन किताबों में। अब सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, क्या से हम सोशल साइंस को एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो सुनिएगा। थिंक अबाउट अ डे ऑन योर लाइफ। आप एक दिन को एज्यूम कीजिए, आप सुबह उठते हो तब से लेकर रात को सोने तक आप क्या क्या करते हो, किस किस से मिलते हो, क्या क्या खाना खाते हो, कहां कहां जाते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, नहीं करते हो, कोई गाना गाते हो, नहीं गाते हो, कुछ भी करते हो, एज्यूम करो। अब सुनते हैं, समझना। यू वेक अप इन अ हाउस बिल्ट विद मटेरियल सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। आप एक घर में सोते हो, उस घर में जो भी मटेरियल लगा है, सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी, पत्थर, टाइल वगैरह, सब ये आपके घर में नहीं बना, आप बल्कि एक इलाके में भी नहीं बना, ये अलग अलग इलाकों से अलग अलग चीजें आती है, राइट। देखना, अलग अलग इलाकों से एज्यूम करके देखो थोड़ा सा, अलग अलग इलाके, कहीं से टाइल आई है, कहीं से सीमेंट आया, कहीं से और आके आपके यहाँ कंबाइन होकर एक घर बना दिया। दूसरी बात, द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। आपको क्या पता आपके खाने में जो मसाले हैं वो आप ही के पड़ोस के हैं, या आपके इलाके के, या आपके देश के, हो सकता है ना हो। फूड जो हम खाते हैं अलग अलग इलाकों से अलग अलग चीजें आती हैं।
बिफोर इट रीचेज योर प्लेट, जब वो खाना आपके प्लेट पे आता है, इट हैज बीन हार्वेस्टेड, कहीं बोया जाता है, कहीं काटा जाता है, कहीं प्रोसेस किया जाता है और फिर कहीं बेचा जाता है। मेरे गांव में मैं आम की खेती करता हूं, मैं जाके शहर बेचता हूं, मैंने शहर पहुंचा दिए, खेत से शहर आ गए, शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से मॉल, मॉल से आपके घर। तो कहां काटा, कहां बोया, कहां सब चीजें, प्रोसेस कहीं होता है, ट्रांसपोर्ट कहीं होता है, खरीदा कोई जाता है, बेचता कोई और है। ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है? चेन, एक लिंक सोसाइटी का, कि कैसे चीज स्टार्ट हुई और कहां से कहां तक पहुंच गई। यू ट्रेवल ऑन रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। आप रोड पे चलते हो, जिनको बनाने का काम अथॉरिटीज का है, जिनको मेंटेन करने का काम अथॉरिटीज का है, आप लिंक्ड हो सोसाइटी के थ्रू। यू स्टडी इन ए स्कूल, आप एक स्कूल में पढ़ते हो जहां की कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पैसा आप दे रहे हो, डिसाइड कोई और कर रहा है। रोड पे आप चल रहे हो, बना कोई रहा है। खाना आप खा रहे हो, आ कहीं से रहा है। घर में आप रह रहे हो, सामान कहीं और से आया है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? द इलेक्ट्रिसिटी दैट यूज इज जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशन। बिजली आपके घर में है, एसी आपके घर में चल रहा है, बिजली कहीं दूर इलाकों में बन रही है। डिलीवर थ्रू वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तारों के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू आपके घर तक पहुंचती है। इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज, जो आपके रोजमर्रा के काम है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। आप रोड पे चलते हो, गाड़ी रेड लाइट पे क्यों रोकते हो? अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस। गवर्नेंस कह रही है रेड पे रुकना है तो रुकना है, बात खत्म। इकोनॉमिक प्रोडक्शन करते हो आप, जो कोई कमाई करने गए हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, ये भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज दूसरों पर ही डिपेंडेंट है। मालिक आपको निकाल दे कल काम से, जैसे हमको निकाल दे, क्या करेंगे? ऐसा होता है। सोशल कॉपरेशन एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है, सोशल कॉपरेशन पे डिपेंडेंट है। मैं एक रास्ते जा रहा हूं, मुझे रास्ते में तमाम लोग मिले, मैं उनसे कॉपरेट करते करते कुछ काम कर गया। वही होता है ना, आप ऑफिस में गए, रास्ते में कोई लिफ्ट दे दी, आपका दोस्त ले गया, सोशल कॉपरेशन हो गया। तो ये सब चीजें आपको लिंक्ड रखती हैं सोसाइटी के साथ। यहां पर एम भी वही है समझने का, ठीक है। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग। अब ये तो होगी आपके आसपास की चीजें जो मैंने आपको क्वेश्चन बेस पे ऑब्जर्व करने के लिए बोला। नाउ थोड़ा सा दूर हटते हैं, थोड़ा दूर हटके सोचिएगा बच्चे। Why do some people live in crowded cities while other live in scattered villages? ऐसा क्यों है कि दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, बहुत भीड़ बड़े इलाकों में लोग रहना चाहते हैं, जबकि गांव में जहां खुला पड़ा है वहां कम लोग रह रहे हैं और दूर दूर रह रहे हैं। क्वेश्चन समझना, एक इलाका जहां पे बहुत सारे लोग हैं, बट एक इलाका एट द सेम टाइम किसी दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में है, वहां पर कोई नहीं है या कम लोग हैं। Why do different communities speak different languages and follow different traditions? हम सब अलग लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं? हम लोगों की अलग ट्रेडिशंस क्यों हैं? हम अपने त्योहार बनाते हैं, कोई ईद बनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई होली मनाता है, कोई ईस्टर डे बनाता है, कोई अलग अलग बनाता है। Why do some regions depend upon farming while other focus on industry and trade? कुछ लोग ऑफिस में काम करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग फार्मिंग करना पसंद करते हैं। तो ये वर्क स्टाइल चेंज क्यों? हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? मोदी जी की गवर्नमेंट है, एक डिसीजन रातों रात ले लिया जाता है, इससे कितने लोगों पे इंपैक्ट पड़ता है? बिकॉज ऑल डिसीजन जो भी वहां पे लिए गए वो एक टाइम पे सबके लिए बुरे तो नहीं हो सकते, कुछ के लिए बुरे, यानी लाइफ इंपैक्ट तो पड़ रहा है, सबकी लाइफ पे आएगा, किसी की लाइफ पे पॉजिटिव तो किसी की लाइफ पे नेगेटिव। तो ये सारे चीजों को समझो। व्हाई आर सर्टेन रीजन्स आर मोर प्रोन टू फ्लड्स? देश में क्यों ऐसे कुछ धर्म या कुछ कम्युनिटीज हैं जो बाढ़ वाले इलाके, जो घर हैं, जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं, यहां पे रहते हैं, वो क्यों हैं? सारे जब अंदर सिटी में रह सकते तो वो सारे वहां क्यों नहीं आ जाते? क्यों कोस्टल एरियाज पे वो रहते हैं? व्हाई डज एग्रीकल्चर फ्लरिश इन सम रीजन बट नॉट इन अदर्स? एग्रीकल्चर कुछ इलाकों में ही क्यों अच्छा कर रही है? वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहीं पर क्यों कर रही है, बाकी एरियाज में क्यों नहीं कर रही? जैसे हरियाणा पंजाब में चावल बहुत ज्यादा होता है, उड़ीसा में खाने के लिए ही होता है बस। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस अवर लाइव्स? क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, कोस्टल एरिया में रहने वालों की अलग लाइफ अफेक्ट होती है, इंटरनल एरिया में रहने वालों की लाइफ अलग इंपैक्ट होती है। आखिर इन सब के पीछे रीजन क्या है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा, सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लाइक दिस शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस। तो आपको नहीं लगता ये बाय चांस सारी चीजें नहीं हो रही है? एक्चुअली ये धीरे धीरे डेवलप हुई है। आप सोचिए ना, गांव से शहर बने होंगे, धीरे धीरे सारे नहीं आ सकते थे, धीरे धीरे प्राइमरी एग्रीकल्चर से और सेक्टर बने, धीरे धीरे लोग फ्लड सेक्टर से इधर आ रहे हैं, कुछ लोग वहीं रह गए। बाई चांस कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ लिंक है कि सारे एक टाइम पर एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। क्या सारे लोग एक नौकरी में हो सकते हैं? क्या सारे लोग खेती में हो सकते हैं? क्या सारे लोग फ्लड्स एरिया में रह सकते हैं? क्या सारे लोग एक साथ एक काम कर सकते? नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बहुत सिंपल सी बात है, हम एक वक्त में सारे नहीं हो सकते। ये बाई चांस ही हो रहा है, बट हो रहा है क्योंकि सोशल कनेक्शन ऐसे ही बनता है। इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस। आखिर ये सब जो चेंजेस हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? ज्योग्राफिकल चेंजेस, कुछ लोगों को शायद वहां पर रहने पर ही मजबूर थे, क्योंकि जैसे अब मैं अगर बात करूं, अब किसी राजस्थान के पीपल को
या कोई जो इंसान गांव में रहता हो उसको फ्लैट में या घर में लाके रख दो, वो कहेगा यार घबराहट हो रही है मुझे, मेरा इलाका तो खुला खुला है, तो वो आपके यहाँ चाहकर भी नहीं आ सकता, वो वहीं रहेगा। कोई इंसान है जो खेत में काम करते हुए बहुत खुश है, किसान, क्यों किसान आएगा कंपनी में काम करने? अब सोचो ना, हिस्टोरिकल रीजन होते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं, कल्चरल रीजन होते हैं, इंस्टीट्यूशन रीजन भी होते हैं। भाई सरकार के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशन चाहता है, आप अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हो, तो किसी ना किसी रीजन से तो वो है। सोशल साइंस हेल्प अस टू एक्सप्लोर सच क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने का मौका हमें सोशल साइंस देता है, क्योंकि सोशल साइंस में 4 डिसिप्लिन और चारों डिसिप्लिन में ये सारी चीजें आ जाती हैं एंड इसके थ्रू हमें आंसर मिल जाता है कि क्यों हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, बहुत बेसिक रखते हैं। आपकी सोसाइटी टाइमली चेंज होते आई है, आगे भी होगी। ट्रेडिशन पास होते आए हैं, आगे भी होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। सोसाइटी चेंज होती है, ट्रेडिशन चेंज होते हैं, सोसाइटी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास में, सोसाइटी डेवलप होती है, बट ट्रेडिशन जो है ना उनका फॉर्म बदलता है। तो ये आपको समझना कैसे है। सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज टुडे। आज जैसी आपकी सोसाइटी है पहले नहीं थी। आप पहले ऐसे लोग होते थे, फिर ऐसे लोग हुए, फिर आज ऐसे लोग हैं। आने वाले टाइम में जो लोग यूट्यूब पे ऐसा कहते थे कि जापान या चाइना 2050 में जी रहा है, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर ली। तो पहले तो ऐसा नहीं था। ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर इट हैज चेंज ग्रेटली। हजारों सालों में पूरा वर्ल्ड बहुत बदल चुका है। बट ये कैसे हुआ? आखिर ऐसा चेंज कैसे आया कि हम एंशियंट टाइप आदमी से आज इतने मॉडर्न बन गए कि मैं आज आपको इस कैमरे के थ्रू पढ़ा रहा हूं। तो सुनिएगा बच्चे। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंडेड डायरेक्टली ऑन नेचर। पहले के लोग नेचर पे डिपेंडेंट थे अपने जीने के लिए। समय के साथ साथ लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, आग की डिस्कवरी हुई, जानवरों को पालना शुरू किया। जिन जानवरों को हम पहले खा जाते थे, हमें पता चला कि इनको पालकर हम और ज्यादा काम कर सकते हैं, अपनी फार्मिंग करवा सकते थे, उनसे मिल्क ले सकते थे, उनसे बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बिल्ड सेटलमेंट, हमने घर बनाए। बिल्ड सेटलमेंट्स, हमने घर बनाए, कच्चे मकान से पक्के मकान, पक्के मकान से फिर और बड़े मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, और आज पूरा का पूरा फ्लैट सिस्टम चल रहा है। हमने औजार, टूल्स, एग्रीकल्चर, गन्स, वेपन सब डेवलप किया, एक्सचेंज करना किया गुड्स। पहले गुड सिस्टम होता था, इफ यू रिमेंबर बार्टर सिस्टम, आपको पहले की किताब में भी पढ़ाया था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? गुड्स फॉर गुड्स, आप सामान दो, सामान के बदले सामान मिलता था। फिर मनी आया, फिर हमने गवर्नेंस को भी ऑर्गेनाइज किया। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट भी बताया था कि उसमें गवर्नेंस कैसे चलाई जाती है, ये आपको बताया गया है। जाओ और वो शॉर्ट देखो। इसमें मैं इस वीडियो में मैं वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। बहुत शॉर्ट बता। विलेजेस टाउन्स बन गए, टाउन सिटीज बन गई, नए आइडियाज आए, नई इन्वेंशंस आई, कल्चरल एक्सचेंज हुए। इससे धीरे धीरे हमारी जिंदगी के जो जीने के तरीके थे, वेज ऑफ लाइफ, दे वर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। आज हमारा स्टाइल अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है, हमारे यहाँ काम करने के तरीके भी बदल गए। पहले लोग थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते थे, बहुत स्मार्टली वर्क करने लग गए हैं। तो ये सब होता है। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है पता है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब है हमें हर चीज में ना खोजने की और पूछने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तानी का साथ यही है। विदेश में चले गए, बोले ये बिल्डिंग हाउ लॉन्ग, बोले है 50-60 फीट की। बोले फिर खड़ी कैसे हुई? बोले जमीन पे। बोले किसने की? बोले मिस्त्री ने। अच्छा, ये भी कर सकते हैं? मतलब इट्स अ जोक, बट होता ऐसे ही है। हम लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मैडम का सर खा जाते होंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। शुरुआत में जो पढ़े लिखे लोग थे, दे वैल्यू डिस्कशन। डिस्कशंस क्यों? मैं स्टिल इसको कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप से, आपकी चैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीपल बेस्ड डिस्कशन। जब लोग दो आमने सामने बैठे हो तो डिस्कशन का मजा ही अलग होता है, वो बातचीत ही अलग होती है। क्वेश्चनिंग, लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। पहले के लोग होते थे कि हर चीज, देखिए, अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मन में डाउट आएंगे। अगर उन डाउट को क्लियर करना है तो आपको पूछना ही पड़ेगा, आपको वो झिझक, वो हेजिटेशन निकालनी होगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं टीचर के सामने ना सिर्फ गर्दन हिला देते हैं कि हाँ मैम आ गया। एक्चुअल में घर पहुंचते पहुंचते तक उनकी ब्रेन में से मोर देन 50% डेटा निकल चुका होता है। रीजन ये होता है कि हमें हर समय हाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जेन्युइनली पूछिए, अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए कि उसके पूछने से मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा, मेरे पूछने से ही मेरा डाउट क्लियर होगा। नॉलेज वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। नॉलेज कैसे बढ़ती है किसी इंसान की? जैसे मैं अब आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मैंने जब ये पढ़ाई की, मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूं
क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अपने तरीके से पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो आपके तरीके से करते हैं, तो उसमें एक्सप्लोरेशन हो रही है, नई नई बातें मेरे मन में आती होंगी। एक लेक्चर को अगर मुझे 10 बार पढ़ाना हो तो सेम लाइंस या सेम आइडियाज, सेम एग्जांपल्स नहीं निकलते हैं, तो नॉलेज इस तरीके से थोड़ी सी शार्प होती है। फॉर एग्जांपल बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाभूत डिस्क्राइब्स द नेचुरल वर्ल्ड एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन विच ह्यूमन लाइफ इज एम्बेडेड। आपको पता है पंच महाभूत क्या है? हमारी बॉडी जिन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, उन 5 एलिमेंट्स का जिक्र इस पंच महाभूत में, वही अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, और लास्ट क्या है? कमेंट सेक्शन में बता दो। 5 है, यहां पर देखो 5 दिख रहे हैं, पांचों यहां पे बने हुए हैं। हम जब पैदा होते हैं हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, हमें अग्नि से जलाया जाता है, हम पानी पीते हैं, हम सांस ले रहे हैं पृथ्वी पर खड़े, ये 5 एलिमेंट से ही हमारा सब कुछ चल रहा है, राइट? इट एक्सप्लेन्स पंच महाभूत हाउ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस सेटलमेंट पैटर्न। पंच महाभूत ये बताता है कि एनवायरमेंट में जो ये चीजें हैं, अग्नि कहां है, वायु कहां है, आकाश कहां है, जल और पृथ्वी, ये कहां है? ये सब एनवायरमेंट में, इससे इंपैक्ट नहीं पड़ता क्या? क्या आप हीटेड एरिया में रहना पसंद करोगे जहां गर्मी पड़ती हो? क्या आप ऐसी जगह में रहना पसंद करोगे जहां बहुत हवाई चलती हो? क्या आप मतलब पानी वाले इलाके में रहना पसंद करोगे? तो ये इनसे हमारा लाइफ इंपैक्ट पड़ती है। एंड सेकेंडली, इन सब चीजों को मिलाकर ही हमारी लाइफ चलती है। हम दिन भर में पानी भी पीते हैं, हम खाना भी आग पे बनाते हैं, उसके अलावा हमें हवा भी लेनी होती है, हम एनवायरमेंट में घूमते भी हैं, धरती पर चलते भी हैं। ऑक्यूपेशन हमारे इंपैक्ट पड़ता है, आर्किटेक्चर, फूड हैबिट्स, हेल्थ प्रैक्टिस, सब कुछ which remain relevant as society respond to environmental challenges. An idea that remains relevant as society respond to environmental challenges. Environment की ये चीजें हमने यूज की, पंच महाभूत के हिसाब से जो सारी चीजें हमारी लाइफ पे इंपैक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बट हम एनवायरमेंट से आज भी चैलेंज ले रहे हैं, वो इसमें नहीं है, बट आगे आप आने वाले टाइम में सीखोगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमने कर दी हैं। पंच महाभूत बेसिकली ये समझा रहा है कि कैसे आपकी लाइफ इन 5 एलिमेंट जो है उन पे डिपेंडेंट है, और ये 5 फैक्टर्स आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सिमिलरली द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी एक लाइन है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा संसार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नहीं, ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल आर वन। हम सब एक फैमिली हैं। एक्सप्रेसेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज अक्रॉस रीजन, कल्चर। मुझे एक एग्जांपल बताइए, आईफोन जो है वो कहां का है? बाहर का। हम उनसे कनेक्ट हो गए ना। सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, डाइकिन, हिताची, बीएमडब्ल्यू, hyundai, मारुति, टाटा, हम सब इंटरकनेक्टेड तो है, हमारा एक दूसरे से काम चलता है, हमारे एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, तो हम सब एक ही हैं। हम पूरे वर्ल्ड को एक माने कि हमको एक दूसरे, मतलब एक होता है ना कि यार हमको वहां जाना उस कंट्री, अरे यार शिट, उस कंट्री के साथ तो ट्रेड करने में बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, आप कीजिए, आप एक मान के कीजिए, आपको ग्रो होना है ना, आपको ऐसा एक फैमिली मानकर ही ट्रेड करना होगा। दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस लाइज एट द कोर ऑफ व्हाट सोशल साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हेन इट स्टडीज ग्लोबल इंटरकनेक्शन एंड रिलेशनशिप। वसुदेव कुटुंबकम आपको ग्लोबल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप सिखाता है। कैसे? जब हम किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, अगर हम उसको पराया मान के मिले तो फिर रिश्तेदार किस बात का? फिर वो हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेगा, हम भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, और हम सब अगर मिलके रहेंगे तो ये अर्थ सेव रहेगी, और हम सबका एक दूसरे से वैसे भी रिलेशन बनने वाला है, क्योंकि हम है तो सोशली इंटरकनेक्टेड। आज किसी भी कंट्री में सारे रिसोर्सेस नहीं बनते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, और हमें एक दूसरे की नीड पड़ती है किसी ना किसी चीज के लिए, तो मिलकर ही रहना चाहिए। अर्ली रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नेंस इन इंडिया ऑल्सो लिंक पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजा महाराजा के जमाने से राज्य चलाए जाते थे, राजा अपने इलाके को बहुत अच्छे से अपनी सेना के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू चलाते थे, यानी पॉलिटिकली वो पब्लिक वेलफेयर में पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। पब्लिक वेलफेयर क्या होता है? जनता की भलाई। खुश हो गए तो हार निकाल के दे दिया, पंडित को दे दिया, ब्राह्मण को दे दिया, किसी जनता को दे दिया। अर्थशास्त्र की जो दिख रही है किताब, जो कि कौटिल्य ने लिखी है, दैट कंपोज 2300 ईयर्स एगो, 2300 साल पहले लिखी है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने राज्य को चलाओगे, एडमिनिस्ट्रेट करोगे, कैसे आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट करोगे, पैसा कहां से लाना है, कितना पैसा जनता पे खर्च करना है, कितना हॉस्पिटल पे, कितना स्कूल्स में, कितना महल पे, टैक्स कैसे लेना है, कितना टैक्स लेना है, किससे लेना है, एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर, राजा की क्या ड्यूटीज होती हैं, सेनापति की क्या ड्यूटीज होती है, मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटीज होती है, ये सब कुछ आपको किसमें बताया हुआ है? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज की सिविक्स की बात हो रही है, आज की सिविक्स की बात हो रही है, उसमें भी गवर्नेंस ही सिखाई जाती है। Such work show that systematic thinking about governance and the economic existed long before modern and economic disciplines develop। आज आप ये कहो कि मॉडर्न सोसाइटी में सिविक्स आज डेवलप हुई है, आज हिस्ट्री का जो इंपैक्ट आता है, आज ज्योग्राफिकल चीजें हैं, आज इकोनॉमिक एकेडमिक डिसिप्लिन बन रहे हैं, मतलब सब कुछ आज हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसका लिंक पास्ट में भी है। डू नॉट फॉरगेट कि हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं एज अ डिसिप्लिन।
हिस्ट्री हमको पीछे से सबक देता है कि ऐसी गलती नहीं करनी है, बेहतर करना है तो इसको भूलकर कुछ अच्छा करना होगा। तो ये सब आपको ये सिखाते हैं। दिस ट्रेडिशन डेमोन्स्ट्रेट दैट द एफर्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। आज हम जिन चीजों को देखकर सीख रहे हैं, जिन चीजों को देखकर डिसीजंस लेते हैं कि गलत नहीं करना है, थोड़ा टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, एकदम से डिसीजन नहीं लेते हैं, एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, ये सब आज की स्टोरी नहीं है। आज इंसान डेवलप हो गया, दैट डजंट मीन कि उसके डिसीजंस भी बहुत फास्ट हो गए। फास्ट इन द सेंस वैसे फास्ट है पुराने के मामले, पर गलत डिसीजंस की जो काउंटिंग है वो खत्म होना, या फिर ऐसा कह देना कि बिना सोचे समझे लेते हैं, ये नहीं है। पहले भी हम सोच समझ के डिस्कशंस होते थे। पार्लियामेंट इज एन एग्जांपल। जब राजा अपने मुख्यमंत्री, मंत्री, सेनापति के साथ डिस्कशन कर सकता था, डिसीजन लेता था, तो आज प्रधानमंत्री अपने मंत्री और बाकी आईएएस ऑफिसर, राष्ट्रपति के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। Modern social sciences continues this legacy using new tools and methods to study how society function and change over time. जमाना बदला, दौर बदला, दिमाग बदला, सोच बदली, पर तरीका काम करने का वैसा ही, प्रोसेस वैसा ही है। To understand the present, we must trace this long journey of continuity and change and explore how society evolved. अगर हमें आज जानना है तो हमें इसके पास्ट को जानना होगा। सोसाइटीज कैसे बनी, जमाना कैसे बदला, न्यू इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, बाकी प्रेसिडेंट, ये सब कैसे आए, एंड हाउ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म। हम एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट थे इनिशियली, राइट? हम लोग जानवर को खा रहे, पेड़ों को खा रहे, जानवर मार पीट के खा रहे, हम एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट थे। तो वो जो रिश्ता था, क्या आज भी है? बिल्कुल है। आज आप नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, प्लांट पे, हम है ना एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट। यही चीज तो आपको सीखनी है। Hence, social scientists observe people lives, conduct interviews and surveys, examine documents and compare different times and places. जो लोग लोगों की लाइफ की स्टडी करते हैं, जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं? आपका पास्ट प्रेजेंट सब जानते हैं कि पहले कैसा था, क्या है। आपको सर्वे करेंगे, लोग कैसा सोचते हैं। कोई फ्रूट्स आया नया मार्केट में, मतलब बहुत सारे कोई फ्रूट्स आ गए मार्केट में, तो सर्वे करते हैं कैसा लगा। कोई घर बन रहा है, कोई एनवायरमेंट, लोग सर्वे पे सर्वे, न्यूज वाले जैसे इलेक्शन का सर्वे करते हैं। इससे वो बेसिकली डिस्कशन ही कर रहे हैं, जो आज के तरीके से होता है, पहले राजा महाराजा करते थे। बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सोर्सेज से, दे डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस। आज जो जब कोई बात होती है, कोई डिस्कवरी आती है, उसके पीछे एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। पहले प्रूफ नहीं होते थे, पहले तो हिट एंड ट्रायल था, मान लिया ऐसा होता है तो होता है। बट आज लॉजिकल रीजनिंग का जमाना है। लॉजिकल रीजनिंग है, हर चीज के पीछे लॉजिक बताओ एंड रीजन दो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे है, क्या है, ये सब। आज जब कोई इस बात पे किसी चीज की डिस्कवरी करके लेके आता है, तो पीछे एविडेंस देता है। एविडेंस में जैसे आपको बोल दे कि भाई ये एक पर्टिकुलर इलाका है, यहाँ पे ना रात को भूत दिखते हैं। अब किसी ने बोला कैसे दिखते, कैसे मान ले, बोली देखिए यहाँ के सारे गांव के लोगों का कहना है, माइक लगा दिया, हो गया एविडेंस। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है व्हाट एंडर्स क्या चाहिए एंड व्हाट चेंजेस क्या हो चुके हैं, शोइंग दैट द हाउ पास्ट शेप द प्रेजेंट, कैसे पास्ट प्रेजेंट को चेंज करता है, एंड हाउ टुडे एक्शन और आज के एक्शन कैसे हमारे फ्यूचर को चेंज करेंगे। पास्ट से प्रेजेंट बदला, प्रेजेंट से हम फ्यूचर बदल लेंगे। यही सोशल साइंस की कहानी है। अब हम पढ़ते हैं सोशल साइंस के डिसिप्लिन। ह्यूमन सोसाइटी बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी थिंकिंग, एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुली एक्सप्लेन इट। नो सिंगल फुली एक्सप्लेन मतलब आपको पता है कि आपकी जियो नहीं पूरा एक्सप्लेन कर सकती, आपकी हिस्ट्री नहीं कर सकती, आपकी सिविक्स नहीं कर सकती, एंड आपकी इकोनॉमिक्स नहीं कर सकती। जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हम इन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जमीन पर रहते हैं तो ज्योग्राफी का पार्ट है, पुराने से कुछ डेवलप हो गए तो हिस्ट्री का पार्ट है, सरकार के हिसाब से चल रहे हैं तो सिविक्स का पार्ट है, कुछ कमा के ला रहे हैं नौकरी करके तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो हमारी लाइफ इन चारों पे डिपेंडेंट है। तो ये आपका एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल ए ड्रॉट अफेक्ट क्रॉप्स एनवायरमेंट, सूखा पड़ गया, एनवायरमेंट खराब हो गया, फार्मर की इनकम बिगड़ गई। गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स पॉलिटिक्स के हिसाब से चलेंगे, गवर्नमेंट अपने जो लोगों को हेल्प देगी वो अपने हिसाब से देगी। माइग्रेशन हो जाएगा सिटी की तरफ, यानी कि जो स्कैरसिटी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी। मतलब एक चीज से कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ा हुआ, इसमें हिस्ट्री पास सब है। इन सबको समझने के लिए आपको हर एक डिसिप्लिन को इंडिविजुअली समझना होगा। सोशल साइंस देयरफॉर इज नॉट अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, बट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट डिसिप्लिन जिन पे ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट है। जो चारों सब्जेक्ट मैंने बताए, उन सबको एक साथ पढ़ने से ही आप सोशल साइंस समझ सकते हो। इसीलिए हमारी सरकार ने सोशल साइंस में केवल हिस्ट्री नहीं रखी, सिविक्स नहीं रखी, जियो नहीं रखी, इकोनॉमिक्स नहीं रखी। उन्होंने ब्लैंड कर दिया कि अब सब्जेक्ट हटाओ, टॉपिक है उनसे समझ के करेंगे। आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, अलग अलग इलाके हैं, कहीं हिमालय है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेनिसुलर प्लेट्यू है, कहीं डेक्कन प्लेट्यू है, कहीं पर नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट माउंटेन है, रिवर है। मटेरियल्स, कहीं पर सैंड है, कहीं पर स्टोन है, कहीं पर ग्लेशियर है। एंड पीपल, कहीं पर अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के लोग हैं। एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर सराउंडिंग। चलिए,
तो अब एक ह्यूमन है, ये इस इलाके में रहता है, अब एक इंसान दूसरे इलाके से आए से बातचीत कर रहा है, तो ह्यूमन जो सोसाइटी है, आप शहर ले लीजिए, आपका इलाका है, क्या आपके आसपास आपके एनवायरमेंट में जो चीजें आप उनको यूज नहीं करते हो, क्या आप वहां की हवा नहीं लेते हो, वहां का पानी नहीं लेते हो, करते हो ना यूज? तो ज्योग्राफी से आप कैसे कनेक्टेड नहीं हो? बिल्कुल हो, आप वहां के एनवायरमेंट को यूज कर रहे हो, वहां की ज्योग्राफी को यूज कर रहे हो, वहां की टोपोग्राफी को यूज कर रहे हो, लैंड पे बैठे हो, घर बना रहे हो, सब वहीं का ही है। ज्योग्राफी एग्जामिन्स बोथ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज। फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस मीन अर्थ सरफेस पे क्या है, रिवर है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, फॉरेस्ट है, ये सब फिजिकल फीचर्स है, इसके सब कुछ यही है। ह्यूमन कम्युनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी जो अलग अलग रहती हैं, जो वहां पे बसी हुई है, दैट इनहेबिटेड, फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाउ प्लेसेस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। इमेजिन करो एक जंगल है, जंगल में ट्राइबल पीपल रहते हैं, जनजाति रहती है, जो जंगलों में खाती है, वहीं सोती है, वहीं पीती है, उसकी पूरी जिंदगी तो ह्यूमन लाइफ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, उस फॉरेस्ट पे, उस एनवायरनमेंट पे, तो लोगों की लाइफ चलती है। अब आ जाओ मॉडर्न लाइफ पे, आप जिस चीज पे सड़क बना रहे हो वो जमीन है, जिस पे स्कूल बना रहे हो वो जमीन है, जिस पे हॉस्पिटल बना रहे हो, घर बना रहे हो, जमीन है, तो आप ज्योग्राफी का यूज तो कर रहे हो ना। चलो ज्योग्राफी देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड where things are located, why they are found there, and how places near or distant affect one another over time. ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कि डिस्टेंट लोकेशन पे ऐसी चीजें क्यों हैं और ये आपस में कनेक्टेड क्यों हैं, कैसे हैं, कैसे ये एक दूसरे से काम चला रहे हैं। देखिए ना, अगर जो आपको कहते हैं कि सर वहां पे हिमालय में माउंटेन्स एरिया में जो हिमालय ऊपर की तरफ है, अरावली इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट इस तरफ है, साउथ में मानसून आता है, ये सब का काम ज्योग्राफी में ही तो पढ़ते हैं। वाई दे आर फाउंड, ये यहां क्यों है, सबके पीछे एक रीजन है, ज्योग्राफिकल फीचर्स के पीछे रीजन है, तभी तो वो मॉडर्न साइंस की सोशल साइंस है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी में और बात करते हैं, इट व्यूज द वर्ल्ड एज अ सिस्टम। हम देखते हैं एक पूरा वर्ल्ड पूरा एक सिस्टम है बेसिकली, जहां पे सब लोग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। हम अमेरिका शिप से चले जाते हैं, अमेरिका फ्लाइट से चले जाते हैं, रशिया चले जाते हैं, एंड अडॉप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच बाय इंटीग्रेटिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव। स्पेशल का मतलब होता है यहाँ पे लोकेशन। आपको पता है यहां से आपका विदेश बहुत दूर है, बट अगर काम धंधा करना है तो लोग जाते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, वो यहां आते हैं, हम वहां जाते हैं, है ना। विद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव्स चेंजेस ओवर टाइम। टेम्पोरल पर्सपेक्टिव्स मतलब देखिए, आपको पता है ज्योग्राफी एक जैसी नहीं रहती है। आज जो बारिश जिस सीजन जिस हिसाब से होती है, पहले अलग होती थी, बारिश के मौसम अलग थे, बारिश के आने के टाइम अलग थे, और फ्रीक्वेंसी अलग थी, अमाउंट अलग था। ऐसे ही इंसान के जो ये चेंजेस हैं ज्योग्राफी के आने जाने की जगह से दूसरी जगह वर्क करने के लिए, ये सब टेम्पोरल है, टेम्पररी है। ड्राइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंसेज सच एज फिजिकल, केमिस्ट्री, बायो एंड सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी हेल्प्स आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाई इंडिया has historically been hub of global interaction and how the Indian Peninsula long coastline facilitated contact with Africa, Europe and Asia। इसकी मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट में ही इंडिया साइज एंड लोकेशन के पिछली लाइन है। मैं आपको बताऊं, इंडिया साइज एंड लोकेशन की सेकंड लाइन है, लास्ट पैरे की, लास्ट पैरे का सेकंड लास्ट जो पेज है उसकी लाइन है, उस फिगर के नीचे जहां पे हमने इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बना रखे थे वर्ल्ड के साथ। अगर आप लोगों को याद हो, जो हमने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन उस तरीके से पढ़ा था कि इंडिया साइज एंड लोकेशन की कैसे हमारे आसपास के कंट्रीज से हम कैसे कनेक्टेड है, याद आया आप लोगों को पुरानी किताब में? जिन लोगों ने बेहतरीन तरीके से किताब पढ़ी है ना, वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, एंड जिन्होंने पढ़ाई है वो भी बता पाएंगे कि वो इंटरकनेक्टेड का वो जाल जो था, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम, रेलवे सिस्टम, वैसा हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री किसी ना किसी मींस मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट से एडेड है, एक दूसरे से हम कनेक्टेड है। अब अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, ये सबसे हम कनेक्टेड है। हमें यह भी पता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन का जो इंपैक्ट क्या है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बिकॉज इंडिया की कोस्ट लाइन वो कोस्ट लाइन, अगर आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना हो तो बीच में इतनी लंबी जर्नी करने के लिए एक आइलैंड, एक कंट्री कुछ तो चाहिए, तो वहां इंडिया जो है मेन पॉइंट बन जाता है। इंडियन ओशन नाम ही इसलिए पड़ा था कोस्ट लाइन की पावर की वजह से। तो हम जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन टेक्स हेल्प्स ऑफ वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन। ऐसे क्या टूल्स हैं अगर आपसे पूछा जाए जिनसे आप जो ज्योग्राफी में रिसर्च करते हो, तो एक आता है मैप, इससे पता चलता है। ग्लोब्स जो होता है आपका देखते हैं, एटलसिस मैप का पूरा बड़ा नक्शा जो होता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे जीपीएस होता है वैसे जीआईएस होता है। इन्फोग्राफिक्स डेटा है, एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे बोलता है कि आज बारिश होने वाली है, तो हम किसी ना किसी टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज करके ही ज्योग्राफिकल प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये जो स्टडी ज्योग्राफी की कहलाती है। बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, इंसान का पास्ट की पढ़ाई, थ्रू विच सोसाइटी सीक टू अंडरस्टैंड पीपल एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड चेंजेस ओवर टाइम। इंसानों की जो वैल्यू थी, वो एथिक्स थे, कल्चर थे, उनका ट्रेड था, सब कुछ पास्ट से आज तक बदला है। हमें यही तो रिसर्च करनी है, यही तो पढ़ना है कि सर आपकी पुरानी पीढ़ी ऐसी दिखती थी, राजा महाराजा कैसे घूमते थे, आज उनकी जनरेशन कैसे घूम रही है, चेंज हो गया। देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द पास्ट एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट।
क्या पास्ट को बताने के सिर्फ एक आदि तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके। पास्ट जब बदलता है तो उसको जो लोग पढ़ते हैं वो अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन देते हैं। पास्ट एक तरीके से नहीं बदला है। हिस्टोरिकल आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में अलग तरीके की चेंजेस आए हैं, जानवरों में अलग तरीके के, इंसानों में अलग, सोसाइटी में अलग, समाज में अलग, सब अलग आए हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर मेमोरी इन भारत इज द इतिहास पुराण ट्रेडिशन। इतिहास पुराण ट्रेडिशन क्या है? बड़ी बड़ी किताबें, अपने जैसे महाभारत देखा, ये प्रिजर्व करके रखा है, आज आपको बता रहे हैं इतिहास की बातें हैं। और पुराण है, पुराण है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े महाकाव्य हैं, ये महाभारत है। इनमें क्या है? आपके इतिहास को ही तो आपको बताया जा रहा है इन पुराण किताबों के थ्रू। इतिहास पुराण हमारे यहाँ पुरानी परंपरा, गीता है, भागवत गीता है, महाभारत है, रामायण है, और भी सारे पुराण है, उपवेद है, और भी बहुत सारे पुराण है। थ्रू स्टोरीज दिस ट्रेडिशन नॉट ओनली शेयर्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हम कहानियों की तरह पढ़ते हैं। रामायण क्या पढ़ा, महाभारत क्या पढ़ा, गीता भागवत गीता क्या पढ़ी, सब स्टोरीज है। आपके पास्ट को स्टोरीज के फॉर्मेट में आपको सिखा रहे हैं। बट ऑल्सो गिव्स कल्चरल मीनिंग टू इवेंट्स एंड पीपल। कल्चरल इवेंट देते हैं, फलाने मूवमेंट, दिवाली पे लोगों ने त्योहार बनाया, होली इसलिए बनाई जाती है, दिवाली इसलिए बनाई जाती है, नया साल इसलिए आता है, बैसाखी इसलिए आती है, राजा के टाइम पे ऐसा होता था, राम जी के टाइम पे ऐसा होता था, हनुमान जी ऐसे थे, रावण ऐसा था, सब कुछ सिखाया जाता है विद दी एकदम पूरी स्टोरी फॉर्मेट में। In doing so, it reinforces enduring ideals and values, offering a sense of identity and purpose. आपको पहचान नहीं होती जब हम महाभारत, अगर किसी आप विदेशी के सामने पढ़ोगे और आपको अच्छा लगेगा तो कोई भी समझ जाएगा कि यू आर इंडियन। आपकी आपकी वैल्यूज, आपके आइडियल्स उन चीजों में रिफ्लेक्ट होते हैं और आप उनसे कनेक्टेड फील रहते हो। अक्रॉस कल्चर, कोई भी कल्चर हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हैव यूटिलाइज्ड डिफरेंट मेथड्स। सबने अपने अपने तरीके से बताए। जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उनके अलग तरीके से ट्रेडिशन, वही इतिहास पुराणों को उसी तरीके से बताया गया है जिस तरीके से वो इंस्पायर हो सके और पास से रिलेट कर सके कि हम कैसे डेवलप्ड हुए, आज वहां से क्या चेंजेस लेके हम यहां बैठे हैं। सम ट्रेडिशन एम्फसाइज मोरल एंड फिलोसफिकल इनसाइट व्हाइल अदर ऑफर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। कुछ लोगों ने, जैसे अब मैं बात करूं कि भाई आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो वहां के राजा ऐसे थे, तो मुझे मोरली इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छा वीर शूरमान ऐसा बन जाऊं क्या, एकदम फिलोसॉफिकल इंसाइट मिलेंगे, अच्छा सोचते भी ऐसे थे। जब हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसकी आदतों को, उसके फिलोसॉफिकल आइडियाज को अपना लेते हैं। आप लोगों को याद होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे को महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल हीयर क्यों कहा गया, बताइए? क्योंकि वो उनके आइडियाज को फॉलो करते थे। जब हम किसी के आइडियाज को फॉलो करते हैं तो हम उसकी तरह बनते चले जाते हैं, ये इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा क्या पड़ता है? डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। भाई अब बहुत सारी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, किताब है, उनमें से वेरीफाई करते हैं, देखो ये तुम्हारे ऐसा पास था, ऐसा था, जैसे भारत माता की पिक्चर, बहुत सारे इंपैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, यानी आज की मॉडर्न हिस्ट्री जो है, बाय कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड यूजेस टूल्स सच एज ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन 14 डेटिंग, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंटिफिक मेथड टू एस्टैब्लिश टाइमलाइंस एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूं जो यूपीएससी में भी आता है, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। जब हम मरते हैं, हमारी बॉडी में जो कार्बन होता है उसको जब हम एग्जामिन करते हैं, उसका मतलब किस, जैसे पेड़ों में भी होता है, आई थिंक ये उसके रिंग्स को पता लगाने का हमें होता है, पेड़ों में होता है, आई थिंक ये उनकी रिंग्स जो होती हैं, पेड़ की जो टहनी जब हम जैसे काटते हैं, ऐसे जो जड़ होती है उसमें रिंग्स पड़ी होती हैं, उन रिंग्स को एग्जामिन करना, उसके थ्रू पता चल जाता है कि ये पेड़ कितना पुराना है, किस साल का है, ये सब कुछ। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है पता लगाने का। आपके पास पता लगा ना, आपकी कार्बन डेट, आपकी हड्डी वड्डियों में पता लगा, जैसे डीएनए। तो ये कैसे, ये मॉडर्न टूल्स हैं जो आपकी हिस्ट्री का पता लगा रहे थे, आपके माँ बाप कौन थे, उनका ब्लड बल, ये सब जो है वो ये एविडेंसेस से चलता है। हिस्ट्री राइटिंग ड्रॉज ऑन वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री को बहुत तरीकों से लिखा जाता है, बहुत सारी चीजों की हिस्ट्री लिखी जाती है ताकि आपके पास्ट को रखा जा सके। भारत माता जो है, भगवत गीता जो है, रामायण, महाभारत, उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई मतलब, चलो इनमें कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ बहुत पुराने नहीं है, बट ये सब है तो पास्ट के। इन सबको अलग अलग तरीके से लिखा गया है एज पर डिमांड्स। दीज इंक्लूड्स आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, ट्रेवलॉग्स। ट्रेवलॉग्स क्या होता है? जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो ट्रेवलर्स होते थे, वो जगह के बारे में लिखते थे, मेमोइड्स लिखते थे, यादों में लिखते थे, अपनी अपनी यादें लिखते थे, ऐसा हुआ था यहाँ, वैसा था, ऐसा था। कोरस्पॉन्डेंस, चिट्ठियां लिखते थे, जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स लिखते थे, फोकलोर गीत लिखते थे, ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में लिखते थे, ओरल ट्रेडिशंस के बारे में लिखते थे, पहले लोग ऐसे बात करते थे, ऐसा पहनते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा कल्चर था, ऐसे गांव थे, ऐसा शहर था। लोगों के पास पहले ना सीडी होती थी, फिर वो कैसेट, सीडी, फिर पेन ड्राइव, फिर आज तो इंटरनेट। मेटेरियल रिमेन्स यूज्ड टू स्टडी द पास्ट। जो भी मेटेरियल उसका पास्ट को स्टडी करने के लिए किया जाता है, और ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनसे हम पास्ट की स्टडी करते हैं, नोन एज आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, 1 मार्क्स में आ सकता है। These include monument, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कहते हैं मोन्यूमेंट, पुराना किला है, लाल किला है, ताजमहल है, ये मोन्यूमेंट है जो आपके पास्ट को रीड करने में मदद करते हैं। आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, आपका क्या कहते हैं,
कुतुब मीनार है, आर्टिफैक्ट्स है, मूर्तियां हैं, एक्सिबिट साइट्स हैं, माइनिंग की हुई, कोई अतरंजी खेड़ा में कुछ निकल गया, कहीं भरतपुर में कुछ निकल गया, इस तरीके से पेंटिंग है, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनसे हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पता चलता है। ये सब सोर्सेज है। देयर एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड लैबोरेटरी टेस्टिंग। कहीं से एक मूर्ति मिली, अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये किसकी है, कब की है, हम ले गए इसे लैब में, वहां जाके इस पर टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट करते, पता चल जाता है कब की है, किसकी है। राइटिंग डिसाइफर, बहुत सारी चीजों की राइटिंग डिसाइफर की गई है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं स्टडी, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस। पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली हम गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ये पढ़ते हैं, गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि हाउ एंड व्हाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस के बारे में, और गवर्नेंस हमको यह सिखाता है कि किसके पास पावर होगी, कैसे उसे बांटा जाता है, डिसीजंस कौन लेगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, ये सब बताया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस में क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफिस। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो स्टडी सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स कौन से हुए थे, समाज को चेंज करने के लिए कौन से हुए, नेशनल बिल्डिंग में कैसे इंपैक्ट पड़ा था, फॉरेन पॉलिसीज क्या है। पॉलिटिकल साइंस में फॉरेन पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यूपीएससी में पढ़ते हैं कि कैसे एक देश की पॉलिसी दूसरे देश की पॉलिसी पर भी इंपैक्ट डाल सकती है, उसके ट्रेड पर, उसके बिजनेस पर इंपैक्ट डाल सकती है। कैसे हम पावर को चलाते हैं, कैसे हम शेयर करते हैं, कैसे हम सोसाइटी रेगुलेट करते हैं, पावर मंत्रियों के बीच में डिवाइडेड है, सोसाइटी वो हमें कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको जो है यहां से देखने को मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। इन इंडिया में विलेजेस की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम आया था 40 किस अमेंडमेंट में आया था, कोई बता सकता है? 42nd में नहीं बेटा, 73rd अमेंडमेंट 1970 1991 सॉरी 1991। और म्यूनिसिपालिटी आया था 74th अमेंडमेंट 1991। ये भी याद कर लिया करो। पंचायती राज सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल पे आया था। किस लिए आया था? ताकि वहां पे लोगों को डेमोक्रेटिक चीजें सिखा सके। लोग, गांव के लोग इलेक्शंस में बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जरूरी था। इसलिए ग्रास रूट यानी लोकल लेवल पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स का आना जरूरी था। उसके लिए उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी था। इसके लिए ही हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया, जिसके तहत पंचायती इलेक्शन होते थे, बकायदा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ होता था, लोकल प्लानिंग की जाती थी डेवलपमेंट रिगार्डिंग। इससे पता चलता है दैट पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नॉट ओनली विद इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इन सोशल रिलेशनशिप, कस्टम, आइडियाज ऑफ लेजिटिमेसी। अब पॉलिटिकल पावर की बात करें, क्या पार्लियामेंट ही पॉलिटिकल पावर चलता? नहीं। जैसे गांव में सरपंच प्रधान होते हैं, जो ये लोग देखा होगा आपने हरियाणा वगैरह में, पंचायत करके फैसला ले लेते हैं, तो ये भी तो एक तरीके का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, चला रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी होता था पास्ट में। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बिगेन वेरी अर्ली, बहुत पहले से शुरू हुई थी। alongside reflections on how society should be organized and governed। पहले से ही ये देखा जा रहा था कैसे सोसाइटी को चलाना चाहिए, कैसे गवर्न करना। यहां पे बात आ गई है अर्थशास्त्र की, ठीक है। पॉलिटिक्स वाज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, इसको अलग से नहीं देखते थे, बल्कि इसको देखा जाता था आइडियाज ऑफ धर्म के हिसाब से। देखिए, पहले जो काम आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, पहले वो काम पंचायत सरपंच या गांव का सबसे बड़ा आदमी कर देता था। और इस तरीके के फैसले लेने को धर्म का माना जाता था, क्योंकि जब लोगों के बीच में लड़ाई है तो वो अधर्म पे जा चुके हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट आज करता है, पहले ये लोग करते थे। अर्थ निकालते थे कि इकोनॉमिकली ठीक है कि नहीं है, किसी के साथ गलत ना हो जाए। एंड राजधर्म, ड्यूटीज ऑफ द रूलर, मतलब पहले जो पॉलिटिक्स थी उसमें 3-4 चीजें ऐसी आती थी कि भाई हमें मोरल ड्यूटी निभानी है, हमें किसी के साथ गलत निर्णय ना चला जाए, हमें पैसा भी, अर्थ भी कमा के देना है। अर्थ मतलब ये अर्थ किसी चीज का निरर्थ ना हो, अर्थ निकले। कहीं काम करने जा रहे हो उसका अर्थ क्या है? पैसा कमाओ। कोई काम करने जा रहे हो उसका मकसद क्या है? अर्थ, सक्सेसफुल होना, वो करो। राजधर्म, राजा का रूलर का जो है धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है। अर्ली टेक्स्ट सच एज वेदा की बात करें, उपनिषद की बात करें, पुराण की बात करें, सब में जस्टिस की बात होती थी। न्याय कैसे होता है, दान कैसे होता था, राजा कैसे रूल करता था, अथॉरिटी क्या होती थी, सोशल डिसऑर्डर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ पता होता था। प्लस किंग के रूल क्या है, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नागरिकों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज फर्दर आर्टिकुलेटेड इन वर्क सच एज द महाभारत में बताया हुआ है, शुक्र नीति में बताया हुआ है, विच एड्रेस गवर्नेंस, लॉ एंड एथिकल लीडरशिप। क्या महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन के साथ रथ पे खड़े होकर क्या नहीं सिखाया था गवर्नेंस? क्या नहीं सिखाया कि आपको जो है अपने आप को कैसे लीड करना है, अपना तरीका कैसे, अपना मार्ग कैसे चुनना है? क्या क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी? दी थी। तो यही चीजें जो है आपको पॉलिटिकल साइंस पहले सिखाता था। अमंग दीज, अर्थशास्त्र की बात करें, ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिसने हमको ये सिखाया कि कैसे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कैसे एक स्टेट को चलाया जाता है, कैसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे आर्मी को जो है रूल किया जाता है, एंड कैसे राजा जो है वो लोगों का भला
कर सकता है। क्या हो गया भाई? ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स थॉट एडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक क्या होती है? एक बड़ी अप्रोच जिसमें पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ लिंक किया गया, सोशल लाइफ के साथ, मोरलिटी के साथ एंड डिफेंस के साथ। आज जो हमारी आर्मी का जो सेव करने का हमारे का जो पार्ट है, बेसिकली आपको क्या लगता है वो ज्योग्राफी का पार्ट है? नो। हिस्ट्री का पार्ट है? नो। इकोनॉमिक्स का पार्ट है? नो। सिविक्स का पार्ट है। क्योंकि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंडियंस, ऑल सिटीजन, ये सिविक्स का पार्ट है। पावर वॉज व्यूज एट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन मेरली अ प्रिविलेज। पहले क्या होता था कि पावर को ना एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता था कि हर किसी के हाथ में आप ताकत नहीं दे सकते थे, क्योंकि ताकत उसी को दी जाती थी जो विवेक, बुद्धि, दिमाग से सही डिसीजन ले सके, वरना पता चले मरवा दिए सब, ये नहीं करना था। This tradition helps understand modern institutions such as the Panchayati Raj system, promotes local self-governance, public participation at the village level. In this way, ancient ideas continues to shape India's democratic practice today. अगर इसकी बात करें कि पुरानी राजनीति के आइडियाज ने कैसे आज मॉडर्न पॉलिटिक्स को शेप किया, तो एग्जांपल देते हैं। जैसे राजा पहले रूल करता था, प्रधानमंत्री रूल करते हैं। पहले राजा का महल में पंचायत होती थी, आज पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं। पहले एक राजा के ऊपर भी कोई आदमी बैठ जाता था जो न्याय का फैसला लेता था, आज सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। तो आइडियाज बदले, ऐसे शेप दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें यह बताता है कैसे मैं, इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है डिसाइड करती हैं कि हमारे पास जो एनवायरमेंट में रिसोर्सेज है, हम जानते हैं ये धरती लिमिटेड है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, मेटल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जमीन है, लिमिटेड है, और हमको इसी को सही तरीके से यूज करके सबको खुश करना है। इट स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कैसे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपस में कैसे एक्सचेंज होते हैं, कैसे एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ आ रहा है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दिस, production, distribution, and ये. It also examines the how process shape everyday life, from the food we eat, the clothes we wear, and the jobs two people do, and the services they use. Economics हमें ये बताता है कि कैसे हमारी लाइफ में जो ये चीजों का रोल रहता है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, सुबह आप उठे, आपने खाना खाया, ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि वो खेत में उगा होगा। दूसरी बात, कपड़े, वो आपके फिर मैन्युफैक्चरिंग या टर्शरी सेक्टर से आ गए आपके पास। जॉब्स आपकी टर्शरी सेक्टर, यहां पे प्राइमरी इन्वॉल्व हुआ, यहां पे जो है वो सेकेंडरी इन्वॉल्व हो गया, यहां पे टर्शरी इन्वॉल्व हो गया, ये सब में नौकरी जो है, टर्शरी सर्विसेज जो है वो टर्शरी में इन्वॉल्व हो गया। इकोनॉमिक एक्सप्लोर डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट्स। इकोनॉमिक क्या देखती है? ऐसे डिसीजन जो आपको फायदा दे इकोनॉमिकली बाय द कंज्यूमर्स, कैसे उसका फायदा उठाएंगे। अब कंज्यूमर्स इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, चीजें कौन सी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। प्रोड्यूसर ये डिसीजन लेता है कौन सी चीजें बनानी है, कौन सी चीजें नहीं बनानी है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है किस सामान को इस देश में आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किस आइटम को चलने देना है, किसको नहीं चलने देना है। कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीद रहा है, प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है उसे क्या और कितना बेच रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है कि बैलेंस रहे गोल्स का, मतलब प्रोड्यूसर का भी फायदा रहे, कंज्यूमर का भी फायदा रहे, इंपोर्ट भी हो जाए, एक्सपोर्ट भी हो जाए, ये सब कुछ। इन दिस वे इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली नंबर एंड मार्केट बट ऑल्सो अबाउट वेलबींग, इक्विटी एंड जस्टिस। इकोनॉमिक्स सिर्फ ट्रेड, पैसा कमाना नहीं है, समाज में इक्विटी भी इकोनॉमिक का पार्ट है। भाई समाज में एक सोसाइटी बहुत अमीर है, एक सोसाइटी बहुत गरीब है, बैड इकोनॉमिक्स है। सही इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी जरूरी है। इंडिया हैज अ रिच एंड डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री। हमारे पास बहुत धन दौलत है, मंदिर भरे पड़े हैं, जमीनों में सोना भरा पड़ा है, लोग बहुत मेहनती हैं, ये सब चीजें जो है। बात करते हैं 4th सेंचुरी, बहुत सालों तक इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमिक्स। हम बहुत बड़ी इकोनॉमी थे भाई साहब, हम राजा महाराजा के जमाने से बहुत पैसे वाले थे। अशरफिया तो हम यूं बांट देते थे, रोड पे चलते चलते फेंक देते, दो चार तो गिर जाती थी तो भाई साहब गरीब आदमी खुश हो जाता था। एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, सिल्क रूट, मसाले, और तो और छोड़िए, हमारा 10th क्लास में आपने पता है कि आलू, मिर्च, टमाटो, ये सब हमारे देश से गया था। हम बहुत इंपोर्टर थे भाई, मतलब एक्सपोर्टर रहे। जब अंग्रेज हम पे आए तो हमारी प्रोग्रेस डिस्टर्ब कर दी। इन कमबख्तों ने हम पे बहुत गंदा राज किया, डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, लोग भूखे लगने लगे। और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जैसे आर्टिसन जो थे, जो हमारी कढ़ाई, चटाई, बुनाई, ये थे, ये बर्बाद कर दिए। उन्होंने अपनी मिल फैक्ट्रीज को प्रमोट करने के चक्कर में, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के चक्कर में हमारे छोटे मोटे कारखानों को खत्म कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के पास एक यही सबसे बड़ा टास्क था कि अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना, जो अंग्रेज हमको लॉस देके गए उसको सही करना। हालांकि हाल की बात करें, आवर कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, बहुत डेवलपमेंट हमने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस हमने बनाए। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, 11th 12th कॉलेज, बीकॉम, बीटेक, आईआईटी, जेई, यूपीएससी, एसएससी, अरे इतने एग्जाम तो विदेश में भी नहीं होते जितने हमारे यहां लीक कर देते भाई साहब, समझ रहे हो?
टेक्नोलॉजी हमने प्रोडक्शन, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी भी हमने कम की। हालांकि मैं तो पता नहीं बहुत गरीब देखता हूं अपने वेस्ट दिल्ली में, पर पता नहीं कहां कम हुए, पर हुए। एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो हुआ है भाई साहब। पहले लोग पैदा होते थे तुरंत मर जाते थे, अब पता 100 साल तक जिंदा रहते। सरकार कह रही है सर, अरे यार आदमी तो 64-65 पे मर रहे, बताओ हमारे तो सपने पूरे नहीं हुए। हमारे तो एक दोस्त कमाना जब ही शुरू किया 56 साल पे, वो जो 8 साल बाद मर गया, बताओ सरकार के हिसाब से, हालांकि वो जी रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब है। तो येट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रिमेन, आजकल चैलेंजेस अभी भी हैं, पर्टिकुलरली इन इंक्रीजिंग इनकम, लोगों की इनकम बहुत कम है, ये एक चैलेंज है, उसको बढ़ाना है। एंड इंश्योरिंग दैट बेनिफिट ऑफ ग्रोथ रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारे देश में, मैं अपने देश को डेवलप तब मानूंगा जब सबकी इनकम इक्वल हो जाए और सबका घर जो है एक जैसा हो और झुग्गियां हट जाए। मतलब कैसा हो कि सबकी इनकम 1-1, 2-2 करोड़ रुपए सबकी बराबर सी हो और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चले और घर भी लगभग जैसे, गरीबी मिटा दो। यहां तो गरीब मिटा देंगे तो फिर क्या चलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन्स अ सेंट्रल नेशनल गोल, तो सबसे बड़ा गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स हेल्प अस रिकॉग्नाइज दैट बोथ अचीवमेंट एंड चैलेंजेस and encourage us to think about resources can be used more wisely and fairly। हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें यह भी पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हमें यही तो करना है कि उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा खत्म हो और रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, ताकि सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। और यही आपकी अगली लाइन थी। फ्यूचर जनरेशन भी तो, आप ग्रो करके बिल्डिंग लेके गाड़ी लेके, बाकी का जनरेशन देख रहा है ग्रीन कलर का होता है रे, ग्रीन कलर नजर नहीं आ रहा है, तो वो नहीं करना है। वाई शुड बी स्टडी सोशल साइंस, लो बताओ। अरे मैं तो कह रहा हूं नंबर मिलते हैं एग्जाम में, नहीं पढ़ेंगे तो टीचर नंबर नहीं देगा, इसलिए। पर ये आंसर नहीं है। द हाउसेज यू लिव इन, जिस घर में आप रहते हो, जो पानी आप पीते हो, जिस रोड पे आप चलते हो, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस मार्केट में आप जाते हो, जिस काम जगह आप करते हो, जो कुछ भी है वो सब सोसाइटी में बना हुआ है, आपका बनाया हुआ है, आप ही मैनेज कर रहे हो, आप सब लोग ही चल रहे हो। बस किसने बनाई? इंसान ने। घूम कौन रहा है? इंसान। लो बताओ। पेपर बनाया इंसान के लिए, पेपर इंसान ही लीक कर रहा है, कैसी बात है ये? बहुत गलत बात है। सोशल साइंस हेल्प अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम डेवलप, सोशल साइंस बताता है कि ऐसे सिस्टम डेवलप हुए पुराने टाइम से आज, कैसे ये चल रहे हैं और कैसे ये आप और मुझे इंपैक्ट करने वाले हैं, ये सब इस किताब की जानकारी में है। यू ऑल्सो लिव अमंग पीपल हु मे सीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यस मेरा दोस्त मद्रासी है, भोजपुरी बोलता है, गुजराती बोलता है, अलग अलग लैंग्वेज है। फॉलो डाइवर्स कस्टम, उसका अपना धर्म के हिसाब से अपना मानता है। प्रैक्टिस वेरिड ऑक्यूपेशन, मैंने उसको बोला किसान बन जा, आजा मेरे यहाँ खेत में काम करते हैं, बोलता मैं नौकरी करूंगा। हमारे धंधे अलग, हमारा रीजन अलग, हमारी भाषा अलग, हमारे काम अलग। Why do such differences exist within the same country? हिंदुस्तान में इतने डिफरेंसेस क्यों है मेरे दोस्त? हम सब हिंदुस्तानी तो हैं। How do they continue over time? कैसे ये टाइम से चले आए? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 2026 में सब लोग एक जैसे हो गए, सबके काम एक जैसे, सबके रोड एक जैसे? क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है ये वेरिएशन जो है वो ज्योग्राफिकल बेस्ड है, हमने पढ़ा। भाई कोई पहाड़ी एरिया में रह रहा है, उसका इलाका वैसा है, वो नहीं आएगा मेरे यहाँ पे, उसका हिस्ट्री अलग तरीका का है। अब जैसे हमारा ना, अब सबने अलग अलग हिस्ट्री लड़ी थी, आपने देखा होगा हाउ डिफरेंट पीपल सॉ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, याद है वो 10th क्लास का टॉपिक। महिलाएं इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग तरीके से देखती थी, स्वदेशी को, बिजनेसमैन अलग तरीके से देख रहे थे, प्लांटेशन वर्कर अलग तरीके से देख रहे थे। तो सबका अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इससे हमें पता चलता है दिस अंडरस्टैंड बिल्डिंग रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग कम्युनिटीज। हमारे भारत में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, बट सबकी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के साथ, ये ध्यान रखिएगा। At the same time, it helps to recognize how Indian culture binds this diversity. कैसे इंडियन कल्चर ने एक दूसरे को बांध के रख रखा है। Through an underlying unity, foster sense of belonging and shared identity. तो यहां पर 10th क्लास का चैप्टर में आपको याद होगा द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जहां पे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसी बातें हुई थी, कि जहां पर आप लोगों को जब पता है कि हमारी स्ट्रगल पास्ट में एक जैसी थी, हमें अंग्रेजों के गुलाम थे, तड़पे तो हिंदू भी थे, तड़पे मुस्लिम भी थे, सिख, जैन, ईसाई, कृषक सब तड़पे थे, बचा कोई नहीं था। तो फिर आज जो है वो इसीलिए करेक्टेड है कि सबको पता है पास्ट में सब धोए, तो इसलिए एक जैसे। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिटीजंस प्ले एन एक्टिव रोल इन पब्लिक लाइफ। लॉज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइड हाउ पीपल लिव टुगेदर। मुझे बताओ लॉज किसके लिए बनते हैं, कानून किसके लिए बनते हैं? इंसान के लिए। तो इंसान अपने लिए कानून बना रहा है ताकि वो सही तरीके से चल सके, उसको चलाने का काम, लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम और उसको फॉलो करने का काम भी किसका है? सिटीजंस का है। आगे चलते हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, जब आप ये समझ लो गवर्नमेंट कैसे चलती है एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, आप बहुत तरीके से प्रिपेयर्ड होगे कि आप पॉलिटिकली अब समाज में चीजों को संभाल सकते हो। नेता बनने से पहले ये तो सीख लो कि नेतागिरी करते कैसे हैं, ये चीज बता रहा हूं। सोशल साइंस ऑल्सो स्ट्रेंथन योर एबिलिटी टू थिंक अबाउट शेयर्ड चैलेंजेस। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे दुनिया में ना, मतलब भारत में खासकर सबसे नीचे सब्जेक्ट पे रखा जाता है, बट हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध जॉब यूपीएससी की,
वो इसी जैसी स्टडी को पढ़ने के बाद मिलती है। आपको वहां पे आर्ट्स ही पढ़नी पड़ती है। सोशल साइंस आपको ना डिबेट करना सिखाता है, एक्सप्लोरेशन करना सिखाता है, चेंज सिखाता है, पास्ट से प्रेजेंट का रिलेशन सिखाता है, ये सब सोशल साइंस। व्हेन यू हियर अबाउट इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन ग्रोथ, तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना आपको बता देंगे कि इनके क्या कारण थे, क्या इफेक्ट है, आज ये क्यों है, पहले कैसे थे, सब चीज का ग्रोथ डेवलप अलग है। दिस हैबिट ऑफ केयरफुल क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, सोशल साइंस वालों के साथ यही प्रॉब्लम है, हर चीज में पूछ रहा है पास्ट कैसा था, अब कैसा है, ऐसा क्यों है, ये सब की वजह से क्या हो रहा है, एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग प्रॉब्लम दैट अफेक्ट सोसाइटी एज ए होल। हमारी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, बट अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप लिंक नहीं करोगे कि सर आप पिछले 5 साल में ऐसा डेवलपमेंट करके गए थे, आज ऐसा नहीं है, तो फिर सोसाइटी का डेवलपमेंट होना भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस कनेक्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। बताया था बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पास्ट डिसीजन शेप द प्रेजेंट, हम ये देखते हैं कि कैसे पास्ट के डिसीजन से आज इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर एक माँ बाप आपके मम्मी पापा को, अगर आपके दादा दादी ने अच्छे से पढ़ा दिया होता, तो उस पास्ट से आज आपके प्रेजेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ना था, मानिए यकीन। एंड वी बिकम बेटर इक्विप्ड विद वाइजर चॉइसेस, और आज हम अच्छी चॉइसेस, अच्छे डिसीजन के साथ आ सकते थे। फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस क्या है, मैं तो बहुत तगड़ा मानता हूं भाई साहब। एज सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, सोशल साइंस का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है। नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, शहर बनेंगे, रोड बनेंगे, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आने वाले हैं, पॉल्यूशन होगा, उसको सॉल्यूशन होगा, माइग्रेशन होगा, ग्लोबल कनेक्शन होगा, ये सब से ह्यूमन लाइफ इंटरेक्ट होगी, चेंज होगी, डिपेंड भी होगी। अंडरस्टैंडिंग इन सब चीजों को देखते हुए रिक्वायर द सेम स्किल्स यू हैव बिगन प्रैक्टिसिंग इन चैप्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आस्किंग क्वेश्चन। तो जगह अब अगर आपको पास्ट से फ्यूचर में जाना है, मतलब प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, तो आप क्या सीखें, ये सीख जरूरी है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, पहले कैसा था अब कैसा है। आस्किंग क्वेश्चन, सर पहले ऐसा था अब ऐसा है। एग्जामिनिंग एविडेंस, आप बताइए कैसा लग रहा है। मतलब हमें हर समय लॉजिकल रीजनिंग के साथ रहना होगा, कनेक्शन रिकॉग्नाइज करना होगा, पीछे से कैसा चलता रहा है, ये इसका क्या लगता है, ये इस इलाके में लोग क्यों रहते हैं, नेचर का क्या इंपैक्ट है, यहां पर क्या है, क्या ये सब। इन द ईयर्स एड, आने वाले सालों में सोशल साइंस आपको बताएगी कि सोशल सोसाइटी जो है ना कैसे बड़े बड़े मामले आपस में इसी लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज को हमने सॉल्व किया, एक दूसरे से मीटिंग की, हमने समझाया वर्ल्ड कंट्रीज को, देखिए आप एसी कम यूज कीजिए, कार्बन सिंक घट रहा है, फॉरेस्ट पे जो फोकस कीजिए, ये सब हमने मिलकर आपस में प्रॉब्लम सॉल्व करी है और करेंगे आगे। इट विल ऑल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट कम्युनिटीज एज दे अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। सोशल साइंस ही आपको बताएगा कि फ्यूचर में जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है और उनको अभी से रोकना होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अभी पता चल रहा है, ये सब ज्योग्राफिकल पार्ट तो है ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस प्रिपेयर्स यू नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, आपको संसार तो समझ में आएगा ही आएगा, वर्ल्ड का कनेक्शन, बट ऑल्सो टेक पार्ट इन शेपिंग एज इट इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल सिटीजन, और आपको साथ साथ एक थॉटफुल सिटीजन बनाएगा, सोचने वाला आदमी। देखिए बेवकूफों की सोसाइटी में जरूरत नहीं है, वो तो फिर क्या डिसीजन लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप है, उनके साथ आपको डील करने जाना है, या रशिया के साथ डील करने जाना है, चाइना के साथ जाना है, किसी और देश के साथ जाना है, तो आपका थॉट प्रोसेस तो खुला होना चाहिए कि इस बिजनेस करने से मेरे को क्या फायदा है, या इसको क्या फायदा है, हमारे देश को क्या फायदा है, नेशनल यूनिटी कैसे स्ट्रेंथ होगी, हम एक दूसरे से कैसे कल्चरल ट्रेडिशनल में जो जुड़े रहेंगे। पता चले हमने कोई विदेशी कल्चर अडॉप्ट कर लिया, इसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई। सोशल साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट, केवल हिस्ट्री नहीं है, मैथ्स नहीं है, डेफिनेशंस नहीं है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, प्लेसेस, लोकेशन एंड देयर रिलेशन, ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर एंड सो ऑन। ये सब है। इट एनकरेज, आपको फोर्स करता है कि आप पास्ट से सीखिए, उसको एनालाइज करें, प्रेजेंट में लाएं, प्रेजेंट से सीखकर फ्यूचर को बेटर बनाएं। और यही है हमारे पहले चैप्टर की कहानी। आई होप कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, मैं वही आपका ऑगी हूं जिसने 9th क्लास को 2021, 22, 23 में वो सब पेपर करा दिए जो स्कूल में कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि स्कूल का टीचर क्या सोच के क्वेश्चन बनाने वाला है। थैंक यू सो मच उन सब टीचर्स का जिनकी वजह से मुझे इतना प्यार मिला, उन बच्चों का प्यार मिला, उन बच्चों का बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे ऑगी बनाया। आज ये ऑगी वापस आ चुका है। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, बताइएगा जरूर। एंड प्लीज 9th वालों इस चैनल को एसएसटी विद जोगिंदर सर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब मतलब शेयर कर देना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम में हम डिजिटल बोर्ड के साथ वही पुराने पैटर्न उसी अवतार में पढ़ाई करने वाले हैं। तब तक के लिए सी यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।